आप सभी का सेमेस्टर 8 मेजर पेपर 20 का हिस्ट्री का बेसिकली सेकंड नंबर वीडियो। इससे पहले हमने आपसे बच्चों को 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिससे 15 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर का जो भी सवाल पेपर पूछा जाएगा वो हम लोग आपको कवर करवा रहे थे। इसी क्रम में ये हमारा सेकंड वीडियो है या सेकंड लेक्चर है, जहाँ पर आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि आपके मेजर पेपर 20 हिस्ट्री में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, पहला सवाल है, कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है इसका विस्तृत वर्णन करने बोला गया है। क्या होता है ये सिद्धांत, चलिए आइए बताते हैं आपको। तो इस सिद्धांत के हिसाब से कहा जाए, कौटिल्य यानी जिन्हें हमें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने हमारे प्राचीन भारत में एक बेसिकली महान राजनीतिक विचारक थे जिनका नाम था कौटिल्य। उनका सबसे फेमस बुक है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बहुत विस्तृत रूप से यानी एक ऐसा विवरण किया कि आप इजीली उसे समझ सकते हैं। इन्हीं विचारों में एक सिद्धांत है, इसको बोलते हैं मंडल सिद्धांत या मंडल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत बेसिकली राज्यों के बीच में जो संबंध होता है, मित्रता होता है, साथ ही साथ शत्रुता की जो नीति होता है, किस प्रकार नीति रखना चाहिए, इसको समझाने का ये मंडल सिद्धांत प्रयास करता है। कौटिल्य का मानना यह था कि प्रत्येक राज्य जो होना चाहिए उसको अपनी सुरक्षा, शक्ति और विस्तार के लिए व्यवहारिक तथा साथ साथ यथार्थवादी जो नीति है वो अपनानी चाहिए। यानी कोई भी राज्य होगा उसको अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति बढ़ाना है, विस्तार के लिए अपना जो नीति होना चाहिए व्यवहारिक तथा यथार्थवादी नीति अपनाना चाहिए। मंडल सिद्धांत के अनुसार कहा जाए तो प्रत्येक राज्य अपने चारों ओर स्थित मान लीजिए जो भी राज्य है जिससे उनसे घिरा हुआ है, कौटिल्य ने सबसे निकट स्थित राज्य को सामान्य शत्रु या जिसे अरी माना गया है, क्योंकि सीमाएं जब मिलेंगी आपको मालूम है तो संघर्ष की संभावना बड़ी रहती है, क्योंकि जिससे हमारा घर जुड़ा हुआ रहता है या बाउंड्री शेयर होता है तो भैया संभावना बहुत ज़्यादा संघर्ष का रहता है। इसके विपरीत शत्रु का जो पड़ोसी होता है, हमारे पास पड़ोसी राज्य होता है, वो मित्र माना है, क्योंकि दोस्त का दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, हमारा दोस्त होता है, क्योंकि दोनों का हित हमारा समान हो सकता है। इस प्रकार राज्यों का एक समूह या मंडल बनता है जिसमें मित्र भी है, शत्रु है, मित्र का मित्र होता है, शत्रु का शत्रु और शत्रु का मित्र होता है आदि विभिन्न प्रकार के जो राज्य होते हैं वो इनमें शामिल होते हैं। शासक यानी जो रूलर होता है उसको परिस्थितियों के अनुसार इन राज्यों के साथ जो संबंध है वो स्थापित करने चाहिए। मतलब कोई भी शासक है उसको जैसा कंडीशन है सबके साथ जो संबंध है वो बना लेना चाहिए। अब यहाँ आगे बताया हुआ है, कौटिल्य ने विदेश नीति के जो बेसिक विदेश नीति के लिए जो यहाँ पर हमारे पास अंडगुण्य जो नीति है, संधि विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्विवेदी भाव का भी उन्होंने उल्लेख किया है। उनका मत था कि किसी भी राज्य को स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु जो है वो नहीं मानना चाहिए। मतलब कोई भी राज्य ये परमानेंट ना आपका शत्रु ना कोई परमानेंट दुश्मन है, बल्कि जैसा समय परिस्थिति रहे राष्ट्रीय हित के लिए जो भी निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय सोच के करना चाहिए। उनका पूरा दृष्टिकोण जो है वो राष्ट्रीय हित पे होना चाहिए, सुरक्षा पर होना चाहिए और साथ ही साथ शक्ति पर ही आधारित होना चाहिए हमारे पास। मंडल सिद्धांत का सबसे बड़ा विशेषता यह कि इसकी व्यवहारिकता है। यह आदर्शवाद जो होना चाहिए आइडियलिज्म के बजाय जो वास्तविक परिस्थिति है उनको महत्व देता है। आधुनिक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उनमें भी देश के लिए जो राष्ट्रीय हित हो सकते हैं उनको ध्यान में रख के क्या किया जाता है, गठबंधन बनाया जाता है, समझौता किया जाता है, विदेश नीति जो होता है वो तय किया जाता है। इसलिए कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है, हम लोग देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए जाते हैं देशों के साथ, ये कूटनीति जो होता है इसके अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि कहा जाए तो कुछ विद्वानों का मानना यह है, यह सिद्धांत जो है अत्यधिक क्या है, शक्ति पर बेसिकली फोकस्ड रहता है। मतलब जिसका शक्ति उसी पर डिपेंड रहता है और नैतिक मूल्य जो होते हैं उस पर कम वैल्यू दिया जाता है। फिर भी इसकी जो दूरदर्शिता देखी जाए, यथार्थवाद देखा जाए और राष्ट्रीय हित पर इसका जो आधारित दृष्टिकोण होता है, इसके कारण यह हमारा राजनीतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विदेश नीति का तो एक महत्वपूर्ण पार्ट है ही हमारे पास। तो अगर आपको पूछा जाएगा मंडल सिद्धांत के बारे में कि क्या होता है मंडल सिद्धांत, तो आप सही इस प्रकार कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये पहला क्वेश्चन था हमारा आज के इस वीडियो का। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि जो थॉमस हॉब्स है उनके अनुसार राज्य की प्रकृति और साथ ही साथ जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी, इसके सिद्धांत का एक आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, ये सवाल पेपर में 15 मार्क्स के लिए आ सकता है। थॉमस हॉब्स 17वीं शताब्दी के जो प्रसिद्ध अगर कहा जाए एक अंग्रेज राजनीतिक दार्शनिक थे बेसिकली। उनका फेमस एक बुक है जिसका नाम है लेविथन। इसमें राज्य, संप्रभुता और जो सामाजिक हम लोग अनुबंध देखते हैं इसका बहुत विस्तृत विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। जो थॉमस हॉब्स है उनका मानना था कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो मानव के जीवन में क्या लेके आती है, शांति लेके आती है, सुरक्षा लेके आती है और साथ ही साथ ये व्यवस्था स्थापित करने के लिए हुआ है हमारे पास है। उन्होंने राज्य को एक कृत्रिम संस्था, मतलब बेसिकली आर्टिफिशियल संस्था, इंस्टीट्यूट माना है, जिसका निर्माण हुआ है कि लोगों के बीच में जो आपसी संबंध है उसी के माध्यम से एक राज्य का बेसिकली निर्माण हो सकता है।
हॉब्स के अनुसार कहा जाए तो जो प्राकृतिक अवस्था है हमारे पास, स्टेट ऑफ नेचर में कोई भी सरकार, कानून या न्याय व्यवस्था नहीं था। मतलब हॉब्स के अनुसार कहा जाए तो जो नेचर ऑफ स्टेट होता है उसमें कोई भी सरकार नहीं होता है, कोई कानून नहीं है, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, मतलब प्रत्येक जो आदमी होता है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्वतंत्र है कि अपने हिसाब से जो कार्य कर सकता है। इस कारण समाज में क्या होगा, जब ये सब अपने संघर्ष भले स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो समाज में संघर्ष होगा, हिंसा होगा, असुरक्षा का वातावरण बना रहता है। उन्होंने जो प्राकृतिक अवस्था है उसको सबके विरुद्ध जो युद्ध की स्थिति बताया। मतलब जो नेचर ऑफ स्टेट हमारे पास है वो सबके विरुद्ध एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर युद्ध का बेसिकली बताया जा सकता है, क्योंकि उस समय मनुष्य का जो जीवन है बेसिकली उसमें एकाकी में बीतता है, निर्धनता होती है, घृणित होता है, क्रूरता होती है और अल्पकालिकता, वो उस कालखंड को बताया जा रहा है। यह जो इस अराजक स्थिति से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, अपने जो अधिकांश बेसिकली अधिकार है वो एक शक्तिशाली, मतलब एक ऐसे लोग पर्सन को सौंप दिया जो राज्य की क्या करे, स्थापना करे और लोगों के बीच में जो शक्ति का बंटवारा रख सके, पावर एक आदमी के हाथ में रहे। हॉब्स के अनुसार कहा जाए यहाँ पर है तो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता वो है संप्रभुता। ठीक है, सॉवरेनिटी। संप्रभुता मतलब हमारे पास है सत्ता ही क्या है, सर्वोच्च है, असीमित है और साथ ही साथ हमारे पास अविभाज्य होती है, मतलब टुकड़ा नहीं किया सकता है। शासक जो होता है वो कानून से क्या होता है, ऊपर होता है और उसकी आज्ञा का पालन करना सभी नागरिकों के लिए क्या है, अनिवार्य है। उनका विश्वास ये था कि यदि अगर मान लीजिए संप्रभुता या संप्रभु की जो शक्ति है वो इसमें लिमिट में कर दिया जाए तो फिर से क्या होगा, पावर जो मतलब समाज में अराजकता फैलेगी और जो सिविल वॉर यानी जो गृह युद्ध होता है उसकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए उन्होंने शक्तिशाली और एक जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए वो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। अब हॉब्स का देखिए ये जो नीति है, भैया कोई सपोर्ट करेगा तो कोई इसका आलोचना भी करेगा, तो इसकी आलोचना भी की गई है। आलोचकों का कहना यह है कि उन्होंने शासक को बहुत ज़्यादा ही अत्यधिक अधिकार कर नागरिकों को जो स्वतंत्रता होता है और जो अधिकारों की उपेक्षा की है। उनका जो संप्रभुता का जो सिद्धांत होता है वो लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं उसके अनुरूप या उसके हिसाब से नहीं होता। साथ ही साथ प्राकृतिक अवस्था का उनका वर्णन जो है ये भी काल्पनिक कालखंड में माना गया है हमारे पास है। फिर भी अगर कहा जाए तो जो थॉमस हॉब्स है उनका योगदान जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य की आवश्यकता, कानून व्यवस्था, शांति और साथ ही साथ जो राजनीतिक स्थिरता है उस पर एक बल दिया। सामाजिक अनुबंध और जो संप्रभुता है संबंधी उनके विचारों से आधुनिक जो राजनीतिक दर्शन और जो राज्य का हम सिद्धांत का विकास देखते हैं ये इस पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए हम लोग हॉब्स को, तो थॉमस हॉब्स है उनको आधुनिक राजनीतिक चिंतन के एक प्रमुख विचारों में उनका जो स्थान है वो फिक्स कर दिया गया हमारे पास। तो अगर ये सवाल आता है आपको थॉमस हॉब्स के बारे में तो आप इस प्रकार बना के लिख सकते हैं। अब अगला सवाल है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जॉन लॉके के बारे में या जॉन लॉक के प्राकृतिक जो अधिकार है, नेचुरल राइट्स है एवं शासन संबंधी जो सिद्धांत है उसका व्याख्या करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर बताते हैं आपको। तो जॉन लॉक 17वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक थे और साथ ही साथ उदारवाद जिसे हम लिबरलिज्म के नाम से जानते हैं इसके एक प्रमुख प्रवर्तक थे जिनका नाम था जॉन लॉक। उनका एक फेमस बुक है जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास है। इसमें प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई, सामाजिक जो अनुबंध होते हैं और साथ ही साथ शासन संबंधी जो भी विचार हो सकते हैं उनके बारे में बहुत डीप लेवल में यहाँ पर बातें की गई है। जॉन लॉके का मानना ये था कि राज्य का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो नागरिकों का अधिकार जो होते हैं उनका सुरक्षा करना, ना कि उस पर नागरिकों पर क्या करना, अत्याचार करना। मतलब नागरिकों के हित में जो भी चीज़ हो सकते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करें और ना कि उन पर आप अत्याचार करें। ठीक है, लॉके के अनुसार कहा जाए तो जो प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर में मनुष्य क्या है, स्वतंत्र है और सभी लोग क्या है, समान है। वहाँ कोई भी शासक नहीं था, फिर भी प्राकृतिक जो नियम है जैसे नेचुरल लॉ कहते हैं वो लागू होते थे, जिनका पालन करना सभी लोगों के लिए क्या था, अनिवार्य था या करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो जन्म से कुछ ना कुछ प्राकृतिक अधिकार लेकर पैदा होता है। जैसा पहला राइट टू, जैसे हम लोग के संविधान के द्वारा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में बताइएगा। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संपत्ति का, ये सब पैदा होने से मिले हुए अधिकार है हमारे पास है। इन अधिकारों में कोई भी शासक या जो संस्था है अगर अपनी मनमाने ढंग से इसे छीन नहीं सकता। ठीक है, ऐसा जॉन लॉक का कथन था। लॉक के अनुसार कहा जाए तो प्राकृतिक अवस्था में इन अधिकारों को पूरी जो सुरक्षा है वो संभव नहीं है हमारे पास है। मतलब प्राकृतिक अवस्था में ये अधिकार जो पूरी तरीके से संभव तो नहीं हो पाता सुरक्षा करना। इसलिए लोगों ने क्या किया, जो अपने बारे में आपसे एक सहमत की और इसमें एक सामाजिक जो अनुबंध किया और यहाँ पर एक स्थापना किया सरकार का हमारे पास। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों ने अपने सभी अधिकार जो बेसिकली सरकार को नहीं दिए बल्कि केवल उतने ही अधिकार दिए जिससे समाज में क्या हो सके, एक शांति बने और साथ ही साथ जो व्यवस्था है वो बनाई जा सके। इसलिए सरकार जो है बेसिकली जनता की सेवक है, ना कि जनता का यहाँ पर स्वामी होता सरकार। ठीक है, अगला पॉइंट बताया हुआ है कि लॉके ने जो सीमित सरकार है, लिमिटेड गवर्नमेंट का समर्थन किया कि सरकार के पास जो पावर्स हो वो लिमिटेड हो
उनके अनुसार सरकार को संविधान और कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए। मतलब सरकार जो कार्य करे वो संविधान के हिसाब से कार्य करे, कानून के हिसाब से काम करे। यदि कोई सरकार जनता के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या निरंकुश सरकार बन जाती है तो जनता को उसे हटाने और सरकार को नई सरकार बनाने का भी अधिकार दिया जाता है। यही विचार चल के बेसिकली सरकार में हम लोग जो लोकतंत्र देखते हैं और जो संवैधानिक शासन देखते हैं उसका बेस माना गया हमारे पास है। यद्यपि लॉके है, जॉन लॉके, उनकी सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। यह क्या किया थी, उन्होंने संपत्ति के यानी जो राइट टू प्रॉपर्टी उसके अधिकारों पर बेसी बल दिया और जो सामाजिक में हम लोग असमानता देखते हैं उसका एक पर्याप्त महत्व उन्होंने नहीं दिया। फिर भी उनके विचार से जो हमारा मॉडर्न लोकतंत्र है, मानव अधिकार है, संवैधानिक शासन और साथ ही साथ नागरिक की जो स्वतंत्रता है उसका ये नींव माना जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा हो गया, फ्रांसीसी क्रांति पर भी जॉन लोके का जो विचार है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसलिए उन्हें आधुनिक उदारवादी जो राजनीतिक दर्शन है इसका एक प्रमुख विचारक के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपको जॉन लोके के बारे में आएगा तो इस प्रकार बना के लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है रूसो, जीन जैक्बस रूसो के सामाजिक अनुबंध या जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तथा सामान्य इच्छा यानी जो जनरल विल है इसके सिद्धांत का वर्णन करना गया। तो चलिए जीन जैक रूसो के बारे में हम लोग जानते हैं। 18वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध बहुत ही फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक थे। इनका भी बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो आधुनिक लोकतंत्र की विचारधारा है इसमें बताया गया है। रूसो का मानना यह था मनुष्य जो है वो जीवन जन्म से ही बेसिकली मतलब जन्म से क्या स्वतंत्र है, लेकिन समाज में बहुत सारे बंधनों से क्या जकड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने ऐसा शासन व्यवस्था का समर्थन किया जिसमें जनता ही क्या है, जनता ही वास्तविक शक्ति का स्रोत है। मतलब जनता के ही पास क्या रियल पावर्स होनी चाहिए। रूसो के अनुसार कहा जाए तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है वो स्वतंत्र है, समान है और साथ ही साथ शांतिपूर्ण जो जीवन है वो व्यतीत करना चाहता है। मनुष्य जो है वो सरल है, निष्कपट है और साथ ही साथ सुखी है। लेकिन जब निजी संपत्ति के विकास के साथ साथ समाज में हम लोग देखते हैं असमानता बढ़ती है, स्वार्थ बढ़ता है, संघर्ष बढ़ने लगता है। इन्हीं समस्याओं से बचने और समाज में मान लीजिए कि व्यवस्था स्थापित करने के लिए लोगों ने क्या किया, सभी ने आपसी एक सहमति बनाई और एक सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। और इसी अनुबंध के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी व्यक्तिगत शक्ति और अधिकार वो सारे के सारे चीज समाज को क्या करता है, सौंप देता है। बदले में उसे क्या मिलता है, समान अधिकार और जो सुरक्षा वो प्राप्त होता है। इस प्रकार ही क्या होती है, एक राज्य की स्थापना होती है हमारे पास। ठीक है, रूसो के राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो सामान्य इच्छा या जनरल विल जिसे कहते हैं। सामान्य इच्छा का अर्थ है कि पूरे समाज के हित में आपको क्या करना है, सामूहिक हित के बारे में सोचना है और जन कल्याण से जुड़ा हुआ चीज़ करना है। या किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या समूह का जो निजी हित होता है ना, प्राइवेट, आपके भैया आपका क्या सोच उस पर प्रतिनिधि नहीं करेगा, बल्कि जनता के लिए क्या हो सकता है इसके हित में फैसला लिया जाता है। रूसो के अनुसार कहा जाए तो राज्य और जो सरकार है उनको सामान्य इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। यद्यपि अगर कहा जाए सरकार जो जनता की मान ली सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है तो जनता को उसे बदलने का अधिकार भी होना चाहिए। रूसो ने जनता की जो संप्रभुता है, समानता है और जो प्रत्येक लोकतंत्र का इसका समर्थन भी किया है। उनका मानना यह था कि कानून वही उचित है जिसे जनता क्या करे, स्वयं स्वीकार करे। मतलब कानून वही सही है जो जनता खुद एक्सेप्ट कर ले। उनके विचारों ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और जो समानता की भावना है इसको मजबूत करने का कार्य किया। साथ ही साथ फ्रांसीसी जो क्रांति है उस पर एक इम्पैक्ट डालने का काम किया है। यद्यपि देखिए कुछ आलोचक भी, समाज है तो भाई समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। इसका माना गया उनके अनुसार, मतलब जो आलोचक है उनका मानना है कि इसका दुरुपयोग बहुमत के नाम पर बेसिकली जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों को दबाने के लिए किया जाता है। फिर भी देखिए जनता की सर्वोच्चता, लोकतंत्र और समानता पर जो उनके विचार है उन्हीं के हिसाब से जो हमारा मॉडर्न जो हम लोग राजनीतिक दर्शन देखते हैं उनका विचार महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके सिद्धांत आज भी जो हमारे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो गया और जो जनसत्ता की आधारशिला मानी जाती है हमारे पास। तो अगर आपको पूछा जाएगा जॉन रूसो के बारे में, ठीक है, रूसो के जो कथन होते हैं या रूसो के जो सिद्धांत उनके बारे में पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो इस वीडियो में भी हमने आपसे बच्चों को टोटल 4 क्वेश्चन करवा दिए, जिससे 15 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर का जो भी सवाल पेपर में आएगा इस टॉपिक से वो कंप्लीट होता है। तो अब आपसे बच्चों का अब ज़्यादा वीडियो नहीं, 1 से 2 वीडियो में आपका पूरा जो सिलेबस रहेगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपसे बच्चों को हमारा वीडियो कैसा लगता है, कौन से कॉलेज से ये वीडियो देखते हैं और इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट के पढ़ने ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।